हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो चलो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सक्रीशंस। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन और एक्सक्रीशन इन प्लांट दोनों हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 9 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 8 पार्ट में लाइव प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। अगर आप तक नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो पहले देखते हैं हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में दिखाते हैं। तो पहला नंबर है कि एक्सक्रीशंस होता क्या है। अब वो चाहे प्लांट और एनिमल्स, दोनों का जो डेफिनेशन है मोर और लेस सेम ही है बच्चों। एक्सक्रीशंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ध्यान में रखना, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक चीज यहाँ पे खास ध्यान पे रखना है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स, यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स की बात कर रही है। तो अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहाँ से आ गया। तो हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनता है। और नाइट्रोजन का सोर्स जो होता है बॉडी में, एक तो प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। उसके अलावा एमिनो एसिड, इसके अलावा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसके अलावा उसमें एक और है आपका न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए। तो जब भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एमिनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो उस प्रोसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाता है, और इनका रिमूवल बॉडी से बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। दैट्स वाई हमें ये रिमूव करना पड़ता है, और इसी के रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशंस करते हैं। अब एक्सक्रीशंस के लिए जैसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली सिंगल सेल्स का है। तो सिंगल सेल्स क्या करता है, ये अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं सराउंडिंग से, उसमें ये आराम से रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सिंगल सेल्स अपने सराउंडिंग में जो भी वाटर मीडियम होता है उसमें ये डिफ्यूजन के थ्रू ये सब चीज को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। दूसरा, अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियसली उनके पास कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है रिमूवल के लिए। जैसे ह्यूमंस किडनी में, ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में आपका एक्सक्रीशंस के लिए यहाँ पे होता है किडनी प्रेजेंट होता है। तो किडनी वन ऑफ द एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए है, या एनिमल्स के लिए हम लोग कह सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन ह्यूमंस में कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये किडनी हो गया, और किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर कहते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से ये बाहर की तरफ ओपन होगा, इसको हम कहते हैं यूरेटर कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं तुम्हारा। तो यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी इसमें पार्टिसिपेट करता है टू बिल्ड अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किडनी ह्यूमंस में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो किडनी बेसिकली लोकेटेड होता है एब्डोमेन रीजन्स में, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन के दोनों साइड्स में किडनी हमारा लोकेटेड होता है तुम्हारा, ये देख सकते हो। और इसमें जो यूरिन फॉर्मेशंस होता है, यूरिन जो प्रोड्यूस्ड होता है किडनी में, वो अल्टीमेटली पास कर दिया जाता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली ये यूरिन जो है टेम्पोरली कुछ देर के लिए स्टोर होता है, एंड देन फाइनली क्या होता है, यूरिन रिलीज हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन से बाहर हो जाता है, और यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है मेल के केस में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है, क्योंकि मेल में यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू पास होने वाला है, बट फीमेल के केस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसमें शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये क्या हो गया तुम्हारा, शॉर्ट इन फीमेल। ठीक है, फीमेल में ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, और मेल में ये लॉन्ग होता है। क्लियर है। थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखते हैं कि अब अल्टीमेटली किडनी में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है
ठीक है, जो कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, यूरेटर है, यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा है, जिसमें सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वो होता है आपका किडनी होता है। किडनी में हम देख सकते हैं कि इस तरह से आउटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। और इसी मेडुलरी रीजन्स में बच्चों नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। और नेफ्रॉन ही क्या हो गया आपका ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के एक्सक्रीशंस के लिए या किडनी के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो जो भी काम है एक्सक्रीशंस का वो कौन करता है, यही नेफ्रॉन करता है। तो दैट मीन्स हमें अब नेफ्रॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड जो भी बनता है, उन सब का रिमूवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किडनी के। और किडनी के ईच किडनी में क्या होता है आपका न्यूमरस बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स कहते हैं, जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है। नेफ्रॉन्स का अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोमेन्स कैप्सूल्स, ठीक है, उसके बाद ग्लोमेरुलस, उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांच है रेनल आर्टरीज का, और ये रेनल आर्टरीज इस किडनी के नेफ्रॉन्स में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल्स। उस कप लाइक स्ट्रक्चर्स में आपका बंडल्स बनाता है कैपिलरीज का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है, और इसी गुच्छे को, बंच को या बंडल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ पे यहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस करता है। एंड देन उसके बाद से लेके कहाँ तक, अप टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स होता है, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, तो ये आपके लेवल में पढ़ना नहीं है बच्चों, तो इसलिए मैं भी इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और एक होता है आपका लूप ऑफ हेनले। तो ये तीन पार्ट मिलके बनाते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। एंड देन फाइनली बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं अलग अलग आके किससे मिल जाते हैं, तो इस कलेक्टिंग डक्ट से आके मिल जाते हैं। तो इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं, जो कि फाइनली जो भी यूरिन बनेगा ना उसको कलेक्ट करके आगे ये पास कर देगा। तो तुम्हारा तो यहाँ पे है कलेक्टिंग डक्ट्स का पार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जो ग्लोमेरुलस पार्ट बोल रहे थे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेनल आर्टरीज। और यही रेनल आर्टरीज किडनी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को लेके आता है, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक एसिड होता है, अलॉन्ग विद द एक्सेस वाटर, सॉल्ट और भी अदर मेटाबोलाइट्स जो होता है, उन सबको लेके आता है कहाँ पे, किडनी में। और किडनी में अल्टीमेटली कहाँ पे, ग्लोमेरुलस पार्ट में, जहाँ पे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस करेगा और यूरिन का फॉर्मेशंस करता है। तो अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशंस कैसे होता है। तो बच्चों ये वाला देख सकते हो, ये आपका जो येलो कलर से दिख रहा है ये है नेफ्रॉन्स का पार्ट है, और ये ब्लू वाला जो रेड वाला जो पार्ट है ये रेनल आर्टरीज का ही ब्रांच है, जो कि यहाँ पे गुच्छा के तौर पर बनाता है ग्लोमेरुलस पार्ट। तो ग्लोमेरुलस पार्ट में यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशंस, ठीक है। उसके बाद जो फिल्टरेट है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स जैसे यूरिया, वेस्ट मटेरियल्स और ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड बहुत सारा पार्ट जो होता है फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद इसमें कुछ यूजफुल भी चीजें चली गई है, तो वो यूजफुल चीजें वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, रीएब्जॉर्ब होके फिर से वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, रेनल वेन के थ्रू फिर से मेन सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम गौर करें कि यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में, तो यहाँ पे दो प्रोसेस खास है, एक तो हो गया तेरा फिल्टरेशंस, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शंस। तो ये दो मुख्य प्रोसेस है जिसके थ्रू अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशंस होता है। तो जैसा कि अभी बताया कि फिल्ट्रेशंस में ब्लड में जो इम्प्योरिटीज होता है या ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट होता है वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है। तो उसमें अलॉन्ग विद द वेस्ट मटेरियल कुछ यूजफुल चीज़ें भी चली जाती है,
और ये यूजफुल चीजें वापस से रीअब्जॉर्ब के ब्लड में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वेस्ट मटेरियल बना है, जो कि अब ये क्या करेगा, इसमें यूरिनिक, इसमें इसको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे यूरिनरी ब्लैडर में इसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा रेनल ट्यूबल के थ्रू। ठीक है, तो ये दो मेन प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फिल्टरेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का प्लस वाटर का एंड सॉल्ट वगैरह का, ये सारे के सारे जो है ये पास्ड हो जाता है थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट इनटू द फाइनली कहाँ पे, ट्यूबुलर पार्ट से कलेक्टिंग डक्ट में। एंड उसके इसी बीच में मतलब रेनल ट्यूब से थ्रू जब पास हो रहा होता है अप टू द कलेक्टिंग डक्ट, तो इसी टाइम पे क्या होता है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया या सॉल्ट हो गया जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब वापस से रीएब्जॉर्ब होके वापस से कहाँ आ जाता है, ये हमारा कैपिलरी में आ जाता है और कैपिलरीज के थ्रू फाइनली रेनल वेन्स के थ्रू बॉडी में चला जाता है। अब अल्टीमेटली इसमें वेस्ट मटेरियल बचा है और ये वेस्टेज जो होता है ये पास्ट हो जाता है कहाँ पे, यूरेटर में, और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो अल्टीमेटली ये यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस था यूरिन फॉर्मेशंस का। क्लियर है? एक चीज यहाँ पे गौर करते हैं कि अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स में देखें तो पर डे कम से कम यहाँ पे जो फिल्टरेट बनता है किडनी के थ्रू वो करीब करीब 180 लीटर। बाप रे, बहुत ज्यादा हो गया ना, 180 लीटर। हम लोग यूरिनेट कितना करते हैं, 1 से लेके 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज्यादा इसमें यूरिनेट नहीं करते हैं। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम जो फिल्टरेट हुआ था, बाकी क्या गया कहाँ, तो वही बाकी का जो वॉल्यूम था वो सारे के सारे पार्ट क्या हो गए हैं, री एब्जॉर्ब हो गए हैं तुम्हारा, इसलिए है ना। However, the volume of actually excreted is only 1 लीटर होता है और 2 लीटर भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग फिल्टरेट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब इनटू द किडनी। तो ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन भी। ठीक है, और इसी से हमारा ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। क्लियर है? तो ये था एक्सक्रीशन किसमें, ह्यूमंस में। अब ये जो भी यूरिन बना है अल्टीमेटली यूरिन ब्लैडर में स्टोर रहेगा, है ना, वहां पे। और जैसे यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तब वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे एक एक्सटेंशन, एक प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है, और इस प्रेशर की वजह से हमें क्या होता है, अर्ज मतलब इच्छा उत्पन्न होती है यूरिनेट करने को, अर्ज फॉर पासिंग आउट दैट यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। तो हम क्या करेंगे कि अब हम यूरिनरी ब्लैडर को के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हमारा जो ब्रेन होता है सिग्नल भेजता है, नर्वस कंट्रोल सिग्नल भेजता है, और उसमें के टाइम पे क्या होता है, अल्टीमेटली हम यूरिनेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो यूरिनेट कर देंगे, तो ब्रेन से सिग्नल आएगा यूरिनरी ब्लैडर पे, ताकि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसका वॉल्यूम छोटा होगा तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा और यूरिन्स क्या होता है, बाहर आने लगता है, और उसी टाइम पे जो यूरेथ्रा होता है ये ओपन हो जाता है, तो यूरिन सारा बॉडी से बाहर चला जाएगा। प्रोसेस को मैक्चुरेशंस, ठीक है ना, मैक्चुरेशंस कहा जाता है इस प्रोसेस को, तो इसको भी ध्यान में रखना, दैट्स अ मैक्चुरेशंस। एक चीज यहाँ पे आपके एक्टिविटी में कह लो या कैसे भी दिया हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हेमोडायलिसिस कहते हैं। मान लो किसी आदमी का किसी वजह से उसका किडनी फेल हो गया है और उस पर्सन के बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स एक्युमुलेट हो रहा है, और ज़्यादा एक्युमुलेशन होगा तो हो सकता है कि वो पर्सन मर जाए, उसके लिए वो फेटल हो सकता है। तो वी शुड रिमूव दैट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है ना, विदाउट इन्वॉल्विंग अ किडनी के बिना। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे डायलिसिस करेंगे ब्लड का, तो इसलिए इसको बोला जाता है, ब्लड के लिए हेमो वर्ड आ जाता है, हेमो डायलिसिस। और ये डायलिसिस जो है बेस्ड होता है बच्चों सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस पे बेस्ड होता है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ये पेशेंट है, पेशेंट्स के बॉडी से उसके आर्टरी से ब्लड को हम ड्रेन करेंगे, लेंगे, पंप करेंगे, एक मोटर भी लगा देंगे और उसको डायलाइजिंग यूनिट में भेज देते हैं। तो यहाँ पे ट्यूबलिंग मेड ऑफ द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स का बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट। इसके अंदर हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन पास करते हैं और इधर से यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन हम लोग रिसीव कर लेते हैं। इस डायलाइजिंग सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एग्जैक्टली प्योर ब्लड के बराबर होता है, एक्सेप्ट इसमें यूरिया नहीं होता है। तो ये यूरिया जो ब्लड में एक्सेस है ना, वो सारा यूरिया इसी में एक्सक्रीट हो जाएगा, डिफ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है ना, डिफ्यूज्ड होके आ जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो गंदा होता है वो होता है इसका डायलाइजिंग फ्लूइड, और इसी डायलाइजिंग फ्लूइड्स में क्या होता है, एक्सेस
आपका यूरिया और सॉल्ट जो है वो सारा का सारा प्रेजेंट होता है, और अल्टीमेटली ब्लड जो है ये प्योर हो गया, और इस प्योर ब्लड को हम वापस से ड्रेन कर देंगे, भेज देंगे वेन के थ्रू उस पर्सन्स में, तो वो पर्सन्स का ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हेमोडायलिसिस, या इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो ये था बच्चों एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा है प्लांट्स के बारे में। तो ऐसा प्लांट में कोई स्पेशल एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के, वही क्या करते हैं, वो छोटे छोटे एक्सक्रीटिव प्रोसेस को अंजाम देते हैं। जैसे कि सिंपली हम देखें, प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये कौन कर देता है, स्टोमेटा कर देता है। उसके बाद जो भी एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर होता है वो भी स्टोमा के थ्रू ही क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और इसके इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा बच्चों, जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो भी वाटर के थ्रू एवापोरेट होके, अगर वो क्या है वोलेटाइल है तो वो भी एवापोरेट होके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो लीफ में जाकर स्टोर हो जाएगा, और जब लीफ ओल्ड होगा फिर उसके बाद वो ड्राई होके प्लांट से टूट के बाहर गिर जाता है। तो इस तरह से प्लांट में एक्सक्रीशन परफॉर्म कर लिया इजीली। उसके अलावा प्लांट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उस प्लांट के सेल के वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है, और जब सेल डेड होगा या सेल वहां से रिलीज होगा तो साथ में वो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। अदरवाइज प्लांट में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सेल्स ऐसे भी डेड हो गया है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, जैसे गम है, रेजिन है, तो ये इसी तरह के प्रोडक्ट हैं जो या जाइलम सेल्स के अंदर ऑयल के फॉर्म में स्टोर्ड हो गए। गम, रेजिन या ऑयल के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्लांट अपने रूट के थ्रू भी क्या करता है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स को भी रिलीज करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये था प्लांट में एक्सक्रीशंस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? प्लांट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना था डिटेल में एनिमल्स के बारे में। तो ये हमारा पूरा चैप्टर बच्चों लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट हम लोग इसमें रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन या न्यूरल कोऑर्डिनेशंस के बारे में देखा जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों, ध्यान में रखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, और मैं आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।